आज का अपना रदरफोर्ड का जो दो वो हम लोग पोस्टुलेट पढ़ चुके थे। अब तीसरा क्या है पोस्टुलेट? रदरफोर्ड का तीसरा पोस्टुलेट क्या है आपका? परमाणु। परमाणु का जो 99% जो 99% जो 99.9% द्रव्यमान कहाँ होता है? आपका नाभिक में होता है। परमाणु का 99% जो 99.9% जो द्रव्यमान कहाँ पर होता है? आपका नाभिक में होता है। परमाणु का 99.9% द्रव्यमान कहाँ पर होता है? उसका नाभिक में होता है। अगर नाभिक की बात करते हैं, नाभिक में क्या होगा? नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो चक्कर कहाँ लगाएगा? चक्कर आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है मास ऑफ प्रोटॉन के 1837वां भाग होता है ना? 1837वां भाग होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के 1837वां भाग होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का 1837वां। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के 1837वां भाग होता है। ठीक है ना? द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान आपका न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में तो कितना होता है आपका द्रव्यमान? होता है न्यूक्लियस का द्रव्यमान कितना होता है ना? 1.67 इंटू जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों का सेम ही होता है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत का अंतर होता है। 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। अगला चलिए, अगला करिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के आसपास तथा गरीय गति करता है। जिस तरह पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी चक्कर लगाता है ना, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के आसपास क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है ना? और चक्कर लगाते रहेगा तो उसका पोजीशन भी चेंज होते रहेगा। ठीक है ना? अगर कोई भी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो वहां पर क्या लगेगा? एक लगेगा, उसके बाद लगता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और दूसरा क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना? सेंटीपिटल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई वस्तु किसी भी सर्कल पर पाथ पर अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर हो गया या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर हो गया, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और सेंटीपिटल फोर्स है दोनों सेम हो जाएगा तब ये चक्कर लगाए, नहीं तो आके वो क्या जाएगा? सेंटर में आके गिर जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 बटा में क्या होता है? आर स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है mv²/r होता है। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के Gm1m2 बटा में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर mv² क्या आ जाएगा? mv² क्या आ जाएगा? mv²/r हो जाएगा। ठीक है ना? अगला देखिए, ये डायग्राम देखिए। ये डायग्राम है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या करेगा? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है ना? तो आपका कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? आपका जो विद्युत स्थायी बल होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए। ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? है ना? तो इलेक्ट्रो K Q1 Q2 बटा में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। है ना? K Q1 Q2 बटा में क्या आ जाएगा? आर। के क्या है? आपका कांस्टेंट है। ठीक है ना? और सेंटीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है? सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r होता है ना? तो K Q1 Q2 है ना, K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? mv² क्या आ जाएगा? mv²/r हो जाएगा। ठीक है ना? अगला चलिए, अगला स्लाइड में क्या है? परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या की बात कर लो। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या की बात कर लो। देखो, परमाणु संख्या को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? परमाणु संख्या को किसे डिनोट करते हैं? जेड से। और परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कि परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या अगर अगर ऐसे है, मतलब कि चक्कर पकड़ नहीं कर रहा है, स्टेबल है। ठीक है ना? रिएक्शन में भाग नहीं ले रखा है। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जैसे सोडियम का ले लो, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना है आपका? सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 है। सोडियम में क्या है? प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है आपका? सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है आपका? 11 है ना? अगला आइए, अगला क्या है आपका? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करता है और परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करता है और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है? तो द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या।
है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस एन, ए बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस एन। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है आपका बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब प्रोटॉन प्रोटॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या आपका होता है, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन की संख्या को प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, है ना। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन, है ना, प्रोटोनों की संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या, प्रोटोनों की संख्या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्लस क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या आता है आपका जे, ए आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगला है परमाणु परमाणविक अणु उन्मूलन, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से क्या किया जाता है डिनोट किया जाता है, जैसे सोडियम का हो जाएगा, जेड होता है नीचे में होता है परमाणु क्रमांक होता है, ए क्या होता है परमाणु भार होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तीनों तरह से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अगला है समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक जिसमें समस्थानिक इसको आइसोटोप कहा जाता है, जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या होता है समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। ये समान तत्वों के होते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या समान होता है और सॉरी परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है आपका भिन्न होता है, ठीक है ना। ये समान तत्वों के होते हैं, ये क्या होते हैं समान तत्वों के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम ड्यूटियम टाइटेनियम, इसमें जैसे कि परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या की बात करते हैं प्रोटॉन, परमाणु की संख्या प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समान होता है। परमाणु की संख्या की बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है समान होता है। द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, इसलिए द्रव्यमान संख्या इसका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हो पोलो ये है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है, प्रोटियम ड्यूटियम और टाइटियम होता है। 98% मान लो एक सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर में हाइड्रोजन वाला सिलेंडर है, तो 98% क्या आ जाएगा उसमें प्रोटियम हो जाएगा, है ना, इसको एच से डिनोट कर देते हैं। और 1% के लगभग क्या आ जाएगा आपका ड्यूटेरियम हो जाएगा, 3 और लगभग 1% के लगभग में आपका ट्राइटियम भी होता है, जो क्या होता है रेडियो सक्रिय होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देख लें, अगर हाइड्रोजन अगर सिंपल की बात करते हैं 1 और 1 की बात करते हैं, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है प्रोटॉन की संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, न्यूट्रॉन की भी संख्या 1 होता है। हैवी हाइड्रोजन, ये क्या है आपका हैवी हाइड्रोजन इसको बोला जाता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है, हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। और ट्राइटियम की बात करते हैं, ट्राइटियम के बाद प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलो, अगला क्या है कार्बन का देख लो, कार्बन का होता है आपका 12, देखो 12 वाला है वो 14 वाला। तो इसमें देख लो प्रोटॉन की संख्या क्या है आपका सेम, है ना, और उसके बाद न्यूट्रॉन तो अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्या है आपका क्लोरीन 35 37 में जो प्रोटॉन की संख्या है क्या है आपका परमाणु क्रमांक दोनों का 17 है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो नाभिक का निर्माण, नाभिक गति के नाभिक में क्या होता है, नाभिक में बताइए कि क्या होता है इसमें, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है भार, भार किस पर डिपेंड करता है नाभिक पर, भार किस पर डिपेंड, भार इस पर निर्भर किस पर निर्भर करता है, भार आपका निर्भर करता है नाभिक पर, भार किस पर निर्भर करता है बताओ। द्रव्यमान की बात करते हैं किस पर निर्भर करता है नाभिक पर निर्भर करता है, और नाभिक पर निर्भर करता है तो आपको पता है कि घनत्व बराबर क्या आता है द्रव्यमान वॉल्यूम। अब देखो भार किस पर निर्भर करता है नाभिक पर, भार क्या होता है भौतिक गुण, भार किसको दर्शाता है, भार आपका भौतिक गुण को दर्शाता है, भार किसको दर्शाता है भौतिक गुण को दर्शाता है। भौतिक गुण भार के पर निर्भर, और भौतिक गुण किस पर निर्भर होता है, भौतिक गुण आपका भार पर निर्भर होता है ना। और भौतिक गुण क्या आता है, भौतिक गुण भार पर निर्भर करता है, भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है भार पर निर्भर करता है। भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है भार पर निर्भर, भौतिक गुण निर्भर करता है भार पर निर्भर करता है, तो ये भी बदल जाएगा, ठीक है ना। भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है भार, तो इसमें भौतिक गुण जो समस्थानिक का क्या होता है भौतिक गुण अलग अलग होता है, ठीक है ना। भौतिक गुण समस्थानिक का भौतिक गुण अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण आपका भौतिक गुण आपका बदल जाता है लेकिन रासायनिक गुण आपका नहीं बदलता। भौतिक गुण बदल जाता है लेकिन रासायनिक गुण इसका बदलता है क्या, भौतिक गुण बदल जाएगा रासायनिक गुण नहीं बदलेगा। रासायनिक गुण क्या होता है समस्थानिक में भौतिक गुण, देखो भौतिक गुण की बात करते हैं तो भार पर डिपेंड करता है, और भार किस पर निर्भर करता है नाभिक पर डिपेंड करता है। भार किस पर डिपेंड करता है, भार किस पर डिपेंड करता है नाभिक पर डिपेंड करता है ना।
तो भार भौतिक गुण होता है ना, भार पर डिपेंड करता है, भार पर निर्भर करता है, यानी भार बदलेगा तो इसका भौतिक गुण भी बदल जाएगा। अगला चलिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के लेन देन या साझा होने से रासायनिक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन के लेन देन या साझा से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन या साझा से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। इलेक्ट्रॉन के लेन देन या साझा से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो समस्थानिक में समान होता है। इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन तो समान होगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें समान होगा। और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से रासायनिक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तो समस्थानिक में आइसोटोप में तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाइए नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और रासायनिक जो अभिक्रिया होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, इसे रासायनिक गुण समान हो जाएगा लेकिन भौतिक गुण अलग अलग, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर था। अगला चलते हैं हम लोग 18 नंबर स्लाइड। 18 नंबर स्लाइड क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 18 नंबर स्लाइड क्या करता है, 18 नंबर का समस्थानिक। समस्थानिक की बात करें, संभारिक, ये आपका संभारिक। आइसोटोप तो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना, आइसो बार पढ़ते हैं हम लोग, संभारिक संभारिक आइसो बार, है ना। तो परमाणु संख्या क्या होता है इसका, परमाणु संख्या क्या होता है का, परमाणु संख्या इसका भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका समान होता है। परमाणु संख्या क्या होता है आपका, भिन्न होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है। समस्थानिक भिन्न तत्वों के होते हैं, ठीक है ना। और इसमें भौतिक गुण क्या हो जाएगा आपका, इसका भौतिक गुण बदल जाएगा, लेकिन सॉरी, इसका भौतिक गुण समान रहेगा लेकिन आपका जो रासायनिक गुण क्या आ जाएगा आपका, बदल जाएगा, उल्टा हो जाता है इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि आप अलग अलग, इसमें अलग, उसमें क्या था, सेम एटम लेता ना, सेम एटम का होता था, इसमें क्या था, समस्थानिक भिन्न तत्वों का था। समस्थानिक क्या है, विभिन्न तत्वों का होता है। समस्थानिक की बात करते हैं, समस्थानिक विभिन्न तत्व, भिन्न तत्वों को होता है, ठीक है ना। आर्गन, आर्गन की बात करते हैं, आर्गन कितना होता है, आर्गन का हो जाएगा 1840 हो जाएगा। क्रिप्टन का हो जाएगा आपका 1940 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद कैल्शियम का 2040 होता था, ठीक है ना। इस प्रकार से आर्गन पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान क्या है आपका अलग है। भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण आपका भिन्न होता है। इसका भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है, इसका भिन्न होता है। इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है भैया। भौतिक गुण होता है ना, रासायनिक गुण से क्या होता है आपका, भिन्न होता है। भौतिक गुण जो होता है रासायनिक गुण से क्या होता है आपका, भिन्न होता है। अगला सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं, सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं। सम न्यूट्रॉनिक है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, इसमें समान होता है। जैसे आप ले लो ट्राइटियम, ट्राइटियम ले लो और उसके बाद हीलियम ले लो, ठीक है ना। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को हटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा ना। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और कार्बन और नाइट्रोजन का ले लोगे ना, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 13 में से 6 गया 7 और 14 में 7 गया 7, इसमें 7 आ जाएगा। ऑक्सीजन कार्बन का ले लो, ठीक है ना। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। सम न्यूट्रॉन, इसको आइसो न्यूट्रॉन कहा जाता है। इससे होता है आइसो, आइसो एक होता है आइसो, आइसोफर, आइसोडाइफर। आइसोडाइफर, आइसोडाइफर में होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटोनों का अंतर। न्यूट्रॉन और प्रोटोनों का अंतर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है। आइसोडाइफर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान होता है। आइसोडाइफर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होता है ना, आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर क्या होता है, समान होता है। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान होता है। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान। आइसोडाइफर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान। आइसोडाइफर, आइसोडाइफर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है आपका, समान। समान। आइसोडाइफर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है आपका, समान होता है, ठीक है ना। अब देखो यूरेनियम और थोरियम ले लो। यूरेनियम और थोरियम के न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लोगे, 238 माइनस 92, 146 हो जाएगा। 146 हो जाएगा, 146 में से 92 घटा लोगे, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाओगे 54 आ जाएगा, ठीक है ना। थोरियम की बात करते हैं, थोरियम की बात करते हैं। थोरियम का होता है 90 234, है ना, 90 234, 234 में से 90 घटा लो 144 हो जाएगा, 144 माइनस 90
54 हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन और नाइट्रोजन का देख लो, इसमें इसमें कार्बन जैसे 13 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 7 हो गया, और 7 में से 6 घटाए 1 हो जाए, ठीक है ना। इसको आइसोडाइफर कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, आइसोडाइफर कहा जाता है। अगला देख लो, अगला क्या है आपका, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, कोई भी आपका एलिमेंट लेते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या निकलेगा, समान निकलेगा। और 7n3 माइनस का क्या आ जाएगा आपका, 3 माइनस क्या है आपका, ऑक्सीजन का 3 माइनस, नाइट्रोजन का 3 माइनस क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 2 माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगा आपका, समान हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल की गलतियां। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ गलतियों के बारे में देख लेते हैं, क्या बात है इसमें गलती था, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के गरीय गति के परिक्रमा करती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के गरीय गति का क्या करता है, परिक्रमा करता है। ये बात तो कहा था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की संरचना क्या था, इसमें नाभिक था, न्यूक्लियस था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है मैक्सवेल, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग से पता चलेगा, यदि एक आवेशित कण किसी आवेशित आवेशित वस्तु के चारों ओर परिक्रमा करेगा तो वह ऊर्जा क्या करे, ऊर्जा उत्सर्जित करने और दिशा बदलने में किए गए कार्य के कारण होता है, ठीक है ना। ये मैक्सवेल ने कह दिया। मैक्सवेल ने क्या कह दिया, यदि एक आवेशित कण है किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर परिक्रमा करेगा तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। वो क्या उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करने लगेगा। ऊर्जा उत्सर्जित करने करने और दिशा बदलने में, ऊर्जा उत्सर्जित करने और दिशा बदलने में किए गए कार्य के कारण होता है। उत्सर्जित करने और दिशा बदलने में किए गए कार्य के कारण होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो ये नाभिक है ना, नाभिक में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर से चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूमेगा तो डायरेक्शन भी चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करने के बाद इसने कहा कर कहता है, मैं कह दिया कि इसमें डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ अपना एनर्जी भी क्या करेगा, खोएगा। एनर्जी खोते के लास्ट में एक ऐसा पोजीशन आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा, वो नाभिक में क्या करेगा, नाभिक में गिर जाएगा, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा आवेशित करेगा वह नाभिक के पास आता चला जाएगा, ऐसा इसने का कहना था। जो परमाणु को क्या करता है, अस्थिर कर देगा, और इस किसको अस्थिर कर देगा, परमाणु को अस्थिर कर देगा। इस प्रकार से दुनिया का सभी चीज़ें तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन दुनिया में सभी चीज़ें अभी भी है, यानी ये पोस्टुलेट था ना, ये गलत था, ठीक है ना। तो मैक्सवेल के सिद्धांत के कारण रदरफोर्ड की संरचना, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड की संरचना अस्थायित्व तो नहीं दिखा पाई, है ना। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड की संरचना, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड की संरचना अस्थायित्व नहीं दिखा पाई, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर इसने बोल दिया कि चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, उस पर तो बीच में गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे स्टेबल है तो भी तो ये क्या करता है, प्रोटॉन के जो होता है ना चार्ज है, प्रोटॉन का जो होता है, प्रोटॉन का मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन के मास से कितना होता है, लगभग 1840 गुना होता है। कितना होता है, लगभग 1840 गुना होता है प्रोटॉन का मास, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो अपने में खींच लेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारा बातें थी, ठीक है ना। अगला स्लाइड में चलिए, अगला एपिसोड में चलिए, अगला एपिसोड 17, 18, 19, 19 नंबर में चलिए। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें बात किया गया बोर का, आप हम देख लेंगे परमाणु का बोर मॉडल। परमाणु का बोर मॉडल देखिए, परमाणु का बोर मॉडल में क्या कहा है ना। परमाणु का बोर मॉडल की बात करते हैं। परमाणु का बोर मॉडल क्या था, परमाणु का बोर मॉडल, यदि याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। वैद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन, वैद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन की द्वि प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन क्या होता है, अब द्वि प्रकृति होता है। अब देखो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब देखो इलेक्ट्रॉन उसमें अगर गिर गया तो वो पार्टिकल है या वेव है, ठीक है ना। तो ये समझ में नहीं आया था जब रदरफोर्ड और मैक्सवेल की बात करते, उधर समझ में नहीं कि पार्टिकल होगा तो उसमें चल के खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो गया होगा। अगर वेव होगा तो किस प्रकार से वेव होगा, ठीक है ना। इस बात को सुलझाने में लगभग 30-40 साल लग गया, ठीक है ना। तो देख लिए विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं ना, विद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन की द्वि प्रकृति, विद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन की द्वि प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन की क्या होती है, द्वि प्रकृति होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन की क्या होता है, द्वि प्रकृति। विद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन की क्या होता है, द्वि प्रकृति होते हैं। एक होता है कण प्रकृति होता है, दूसरा क्या होता है, तरंग प्रकृति होता है।
विद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन की क्या होता है, द्वि प्रकृति। विद्युत चुंबकीय प्रकीर्णन क्या होता है, द्वि प्रकृति होती है। एक कण प्रकृति होता है, दूसरा क्या होता है आपका तरंग प्रकृति होता है, ठीक है ना। तो बोर के परमाणविक स्पेक्ट्रम में आपका जो होता है ना वेव स्ट्रक्चर की बात होगा, ठीक है ना। वेव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें द्वि प्रकीर्णन डबल नेचर की बात करते हैं तो इसमें तरंग प्रकृति की बात होगा, कण प्रकृति की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तरंग प्रकृति में क्या जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की गुणधर्म के बारे में देखेंगे, तरंग फलन की बात दे दे, वेव फंक्शन के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बोर मॉडल में किस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखेंगे, ईएम वेव बोल सकते हैं, ईएम तरंग के गुणधर्म के बारे में देखेंगे, तरंग फलन के बारे में देखेंगे, वेव फंक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में इसमें तरंग प्रकृति में देखेंगे। कण प्रकृति की बात करते हैं तो कण प्रकृति में आपका किसका बात करेंगे, ब्लॉक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे, कृष्णिका प्रकीर्णन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका प्रकीर्णन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें किसकी बात करें, कृष्णिका प्रकीर्णन की बात करेंगे, किसकी बात करें, कृष्णिका प्रकीर्णन की बात करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे, ठीक है ना। और प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात इसमें करेंगे, ठीक है ना। अगला चलिए विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में चलिए आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, एक्सरे होता है, यूवी होता है, माइक्रो रेडियो, ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है विजुअल रे, ये सब क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये विद्युत चुंबकीय क्या है रेडिएशन, ये क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसमें क्या होता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है ना दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो बीच का एंगल होता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जब कोई किरण प्रकीर्णन करने लगे, जब कोई किरण प्रकीर्णन करने तथा उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से समलंबत होती है, ठीक है ना। प्रकीर्णन करेगा ना तो उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे क्या हो जाएगा, समलंब होगा, तो वो विद्युत चुंबकीय किरण होगी, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगी, विद्युत चुंबकीय किरण, वो क्या होगी, विद्युत चुंबकीय किरण होगा, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जब आपका क्या करेगा प्रकीर्णन, जब कोई किरण प्रकीर्णित होता है ना, तो प्रकीर्णित होता है तो उसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के समलंब, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के समलंब, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के समलंब, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के समलंब हो तो वह विद्युत चुंबकीय किरण हो, वो क्या हो जाए, विद्युत चुंबकीय किरण हो, क्या होगा, वह विद्युत चुंबकीय किरण होगा, ठीक है ना। ललका वाला दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लू का वाला दे रहा है कुछ क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधी रेखा में क्या करती है आपका गमन करती है। यह विद्युत इसमें विद्युत क्षेत्र है ना, इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये किसी आवेशित कण के लगभग प्रकाश के वेग पर चलने से आपका उत्सर्जित होता है। प्रकाश के देखो ये कैसे उत्पन्न होता है, किसी आवेशित कण, मान लो आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर पॉइंट लिखा है ना वहाँ पर आवेशित कण है, ठीक है ना। अब ये किसके रफ्तार से चलने लगेगा, जब ये किसके लाइट के रफ्तार से चलने लगेगा तो क्या आ जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा। वो रही एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रॉन चलता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहलाएगा, एक्सरे कहलाएगा, ठीक है ना, एक्सरे कहलाएगा। इसका खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था, ठीक है ना। ये किसी आवेशित कण के लगभग प्रकाश के वेग पर चलने से क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल जब प्रकाश के वेग से चलने लगेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो क्या कहलाता है, एक्सरे कहलाता है, ठीक है ना।
और विलियम रॉन्टजन ने इसका खोज किया था। अगला पॉइंट पर आ जाइए। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो होता है ना, वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी लगभग लगभग अप्रॉक्स कितने बराबर होता है, लगभग अप्रॉक्स होता है आपका लाइट के जो वेलोसिटी है उसके बराबर होता है, ठीक है ना, उसके बराबर होता है अप्रॉक्स, ठीक है ना। और कहीं कहीं आपको बताया गया कि लाइट की स्पीड के लगभग कुछ भी पार्टिकल अभी तक नहीं पहुंच पाया है ना। अगर एग्जैक्ट उसके समान अगर पहुंच जाएगा लाइट की स्पीड, मान लीजिए लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, अगर उसके रफ्तार में अगर कोई अगर चलने लगेगा तो पता चलेगा लाइट को, तो उसके रफ्तार रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो मोशन नहीं करेगा, उसके बारे में तो हम सब कुछ देख लेंगे, ठीक है ना, मोशन कर भी नहीं करेगा। तो अप्रॉक्स लाइट की स्पीड के क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, अप्रॉक्स बराबर ही होता है, ठीक है ना, अप्रॉक्स लगभग बोल सकते हो, ठीक है ना। तो 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर 2.98 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। इस प्रकार से कह सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण तथा दोलन दोलन गति द्वारा गमन करती है। दोलन गति बोले तो एक ट्रफ और क्या आता है, ट्रफ और क्रस्ट के रूप में क्या करता है, श्रिंग और गर्द, ट्रफ और क्रस्ट है ना, CREST, ट्रफ और क्रस्ट के रूप में क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता है। और दोनों के बीच में अगर दो ट्रफ ले लिए, दो ट्रफ ले लो या फिर दो क्रस्ट ले लो, दोनों के बीच की जो लंबाई होता है ना, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्या होता है, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है।